मान लीजिए अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ है वो कामयाब हो गई, नंबर्स गेम पूरे हो गए, बाद में बरसरे इक़्तिदार आ गई। ये सारी अपोजिशन जमातें 10 जमातें मुनहरिफ अराकीन, साथ में इत्तेहादी जमातें भी मिलाई हुई। अब ये कितना अरसा हुकूमत चलाएंगे, नए इंतखाबात कैसे होंगे, उसके लिए प्लानिंग क्या होगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कल से लेकर अब तक जितने भी अपोजिशन के रहनुमा उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं 2 से 3 माह के अंदर अंदर हमने इंतखाबात करवाने की कोशिश करनी है। सवाल ये, मरदमशुमारी किधर जाएगी? ईवीएम से, जो कानून के मुताबिक है, ईवीएम से इंतखाबात होंगे तो उसके लिए तो 5 से 6 माह चाहिए, बनेगा क्या? देखें यासर, एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा, मैं आपको एक बड़ी क्लियर चीज़ बता दूं। अपोजिशन में कौन सी जमात क्या चाहती है, पहले तो ये देखना होगा। अगर 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 अदम इत्तेमाद कामयाब हो जाती है और अगर वाकई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को शेरवानी मिल जाती है तो फिर वो चाहेंगे कि चाहे मेरा भाई कहे चाहे कोई भी कहे, मुझे तो 1.5 साल मिले। वो 3 माह वाली बात नहीं करेंगे, वक्त आ लेने दें। अगर मिल गई, मैं फिर कह रहा हूँ उनके साथ हाथ हो जाने, बेचारों को जब मिलनी है तो 3 माह क्या, उनके साथ पहले महीने जो होना है ना, और उनके इत्तेहादियों ने करना है, किसी और ने भी नहीं करना, तो फिर आप देख लीजिएगा क्या होता है। नंबर 1। नंबर 2, कप्तान चंद दिन पहले जो फैसला कर चुका था, कप्तान ने अब एक नया फैसला कर लिया। यस, नया फैसला क्या कर लिया, उससे हुकूमत की मुद्दत का तयन हो जाएगा। आज कप्तान ने नामजदगी करके, नामजद वज़ीर आला परवेज़ इलाही को करने के बाद कल से उसकी तवज्जो पंजाब में शुरू हो जाएगी। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 6 उसके वज़रा पंजाब में मुख्तलिफ लोगों से मीटिंगें कर रहे हैं। परवेज़ इलाही की टीम जो है वो एक्टिव हो गई है, वो मिलना शुरू हो गई है। कप्तान ने यह फैसला किया है कि पहले था कि अगर अदम इत्तेमाद कामयाब हो गई तो पंजाब और KPK की असम्बली तहलील। अब यह है कि पंजाब में गिरफ्त मजबूत करो, KPK में मजबूत करो, और जब 2 सूबों के अंदर इनकी गिरफ्त मजबूत हो तो वफाक जो है उसको लग पता जाता है। वफाक जो है वो उसको इंतहाई परेशानी हो जाती है। अभी एक सूबे में बैठा है, यानी वो ये समझते हैं विफाक अभी जाता है, जाए 2 सूबे मजबूत हो जाए। एक तो उन्होंने ये हिकमत अमली बना ली कि अगर ऐसा होता तो फिर ये है। दूसरी हिकमत अमली उनकी ये है, बड़ी क्लियर और साफ। उन्होंने किसी सूरत में ये नहीं कहना कि फौरी इलेक्शन करो। वो कहेंगे ठीक है आप लें टाइम की ज़रा, इसलिए वो कहेंगे टाइम लें। किस टाइम लेने में ही लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई इस तरह शुरू होगी, देखें अभी जाके जून में आना बजट या सर, उससे पहले अप्रैल मई, फिर जून जाके 2 माह ये लग पता जाएगा। गर्मी, लोड शेडिंग, डॉलर की कीमत, रमज़ान में चोर बाजारी, ये सारी किसके खाते में रहेगी? इनके। और उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जो लोग शामिल हुए हैं वो तो हद से ज़्यादा उम्मीदें रख के बैठे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये उम्मीद रख के बैठे हैं कि जनाब हमें फौरी तौर पे बलूचिस्तान की हुकूमत दे दे। हमें सदर भी बनना है, सदर को भी करना है, स्पीकर भी अपना लाना है, डिप्टी स्पीकर भी लाना है। अभी तो फड्डे शुरू होने हैं, अभी तो वजारतों में फड्डे बनने हैं, अभी तो बड़ा कुछ होना है। बांटी जानी है, रेवड़ियों की तरह बांटी जानी है वजारतें। आप ये देखें, पता नहीं इतने लोग किस किस को एडजस्ट करना है। ये तो बहुत क्या, जिसको आप किसी को ऐसे शख्स को वजारत दे देते हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, एंटी पाकिस्तान बात करता है, अदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, और अगर आप उसको नहीं देते तो वो आपको छोड़ जाने की धमकी देता है, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? फिर आपको, आप कहती है ना कि हमने सारा कुछ करना है। अगर आप 3 माह में छोड़ जाते हैं, अगर आप कहते हैं जब हम 3 माह में छोड़ जाएंगे, क्यों छोड़ेंगे 3 माह में? पहली बात, आसफ अली जरदारी भी नहीं चाहता 3 माह में छोड़े। आसफ अली जरदारी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अपोजिशन के अंदर, उसके पास एक सूबा है, वो क्यों सूबे को गवाएगा, कि क्यों सूबे को जाएगा? और शहबाज शरीफ साहब की टीम के अंदर नवाज शरीफ और मरियम हर सूरत चाहती हैं कि इलेक्शन 3 माह बाद हो और हमको जैसे ऐसा काम करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, मुझे एक सवाल बताएं, अब तक की सियासत करते हुए और आइंदा की सियासत करते हुए वो कौन सा ओहदा है जो किसी को इस 3 माह के सेटअप में मिलेगा, ना पहले कभी मिल सका ना बाद में कभी मिल सके? बस आपको मैं एक बात कह दूं, शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सबको सब कुछ। शहबाज शरीफ साहब कुछ देर के लिए आए भी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेचारों की आखिरी वज़ीर आज़म शिप होगी। अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो कितने दिन के लिए बनते हैं, ये बड़ी काबिल गौर बात है। उसके बाद ज़हन में रखिएगा कि इस पर फड्डा जहाँ से चलना है। देखें आपने जो वादा किया है, बहुत से ऐसे वादे हैं जो बलूचिस्तान के हवाले से कोई भी पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है।
वो नहीं होने। पीटीआई जो सबसे बड़ी दावेदार थी वो नहीं कर सकी। फिर उसके बाद आपने अगर मान लें कि एमकेएम आपके साथ चली जाती है तो आप भी वो वादे पूरे नहीं कर सकते जिसकी वो तवक्को रखते हैं। उसके बाद आप आ जाए मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान चाहता है कि मुझे कुछ मिले, मैं तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी करता हूँ, मैं सबसे आगे लगाऊँ। आप उसको क्या करेंगे? अगर मौलाना साहब सदर बन गए तो एक जरदारी साहब पे बारी वो किधर गया? फिर जरदारी साहब कहाँ गए? अगर मौलाना साहब के किसी बच्चे के पास स्पीकरशिप आ जाती है तो फिर भी आप देखें बाकी कहाँ गई? क्या तहरीक इंसाफ जो है उसके 15 या 20 लोग मुनहरफ होने के बाद क्या सारा काम ख़त्म हो जाएगा? क्या वो नहीं होंगे? क्या रोज़ाना एजुटेशन नहीं चलेगी? रोज़ाना प्रोटेस्ट नहीं चलेगा? रोज़ाना गिराव नहीं होगा? रोज़ाना असम्बली के बाहर सारा कुछ नहीं होगा? ये सारा कुछ होगा। और अगर पीटीआई ने कौमी असम्बली से नशिस्तों से इस्तीफ़े दे दिए और ऐसा बहरान पैदा कर दिया कि आपको समझ ना आए, पूरे मुल्क में इलेक्शन का समा बना दिया, फिर क्या करें? अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। रोज की अब जो सूरत हाल है, गेम तो असल अब शुरू हुई है। रोजाना की बुनियाद पे मंजरनामा क्या चेंज होता है, किसका पलड़ा भारी होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आलिया साहिबा, आप क्या समझती हैं जिस बड़ी साजिश को नाकाम बनाने के लिए उस्मान बुज़दार साहब ने कुर्बानी दी, पेशकश की, अपना इस्तीफा पेश किया, वो बेनकाब कब करेंगे? कब वो वक्त आएगा जिसका वज़ीर आज़म ने इशारा दिया था? यासिर, मुझे तो इतना मज़ा आया ना अभी जो बात आपने और किए जो है इधर जो बात हुई है, मैं तो सिर्फ वन लाइन में इसका जवाब देना चाहती हूँ। मुझे तो लग रहा है पीएमएलएन वालों ने ना गिरवी रख दिया है पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी के हाथ। पहले जरदारी साहब ने गड़ी खुदा बख्श पे माथे टिकवाए, जियो भुट्टो के नारे लगवाए, उस दिन अपने बेटे के सर पे छतरी तनवाई, खादिम आला को उन्होंने खादिम जरदारी बना दिया। अब आज जो यानी ये जमहूरियत है, यही जमहूरियत है, इससे आगे मुल्क बढ़ेगा, लड़ाई से नहीं बढ़ेगा। इस करप्शन की छतरी तले हम सब एक है। एक सेकेंड इस करप्शन हमें एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी। पार्टी लीडरों को भी हमारे तमाम इसी जमहूरियत की खातिर, अवाम के मफाद की खातिर ही पहले आप एक दूसरे के पेट फाड़ते थे। आपके लीडर कल जिसके लिए क्या कहते थे, आज क्या फैसला कर रहा है, आप अपने लीडर की भी बातों को याद कर लें या टीवी पे चला दें। मैं आपको कहूंगा, गुजारिश करूंगा, इमरान खान किसके लिए क्या करता रहा है। वक्त की कमी है, ब्रेक में मुझे जाना है। आपके वजीर आजम क्या कहते थे? कोहिस्तानी साहब बात मुकम्मल कर लेंगे, आलिया साहिबा को ब्रेक पे जाना है। हमें आप दोनों को सब सुन रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप टॉक शो में दोनों हमारे मेहमान टॉक शो में अगर तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर रहे तो पाकिस्तानी सियासत में या पार्लियामेंट के अंदर किस तरह कर रहे हैं? ना वो कर रहे हैं। राना साहब लास्ट कमेंट दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। हार उन्हें सामने नजर आ रही है। इशू एक छोटा सा है, 1600 करोड़ वाला इस मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए जिसके ऊपर 1600 करोड़ की करप्शन हो। यानी आपने सवाल उठाया कि जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं उसको वजीर आजम बनना चाहिए। पौने 4 साल आपके बाद आलिया आपने कोई खेलना सब शॉर्ट कमेंट दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। अरब की टीटीज आलिया साहब स्टांस आ गया। आप ले आओ ना सबूत, कौन को दिखाओ, अदालतों में लेके जाओ ना। एक तरफ से इल्जामात है, दूसरी तरफ से सबूत मांगे जा रहे हैं, लेकिन अदालतों के अंदर केसेस जारी हैं। अदालतों के अंदर इसका सामना किया जाए तो बेहतरीन बात हो सकती है। सियासी तौर पर इल्जामात तो बहुत लगते हैं। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा और खेलदास कोहिस्तानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।